जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपना जो साइको का डर जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो निरंतर क्लासेस चल रही, 3 क्लास पहले हो चुकी है, आज चौथी क्लास आपके सामने उपस्थित हुई है साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी का जो डर है ना आपके अंदर, उसको खत्म करने के लिए ये छोटी छोटी क्लासें आपके सामने लेकर के मैं आ रहा हूँ। समायोजन हो चुका अपना, कुछ समायोजन और विविध अधिगमकर्ता हो चुका है साथियों। आज अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व। क्या पढ़ेंगे साथियों? व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जिसके अंदर मापन विधियां, व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां है ना साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधियां हैं साथियों। अगर बात करूं प्रक्षेपण और निरप्रक्षेपण साथियों, इनमें से 101% साथियों एक सवाल निकल कर आएगा ही आएगा। तो इस क्लास को गौर से देखना। हो सकता है आज थोड़ी क्लास बड़ी हो साथियों, क्योंकि अपन चाहेंगे कि ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए आपके। और साथियों ये एकदम जीरो लेवल से शुरू की गई क्लास है। अगर आपने आज से पहले साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भी उम्मीद है मुझे कि ये क्लास आपको पसंद आएगी साथियों। इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं अपन, इस तरीके से आपके सामने क्लास का डिजाइन प्रस्तुत करेंगे। और पहले वाली क्लासेस साथियों वहाँ यूट्यूब चैनल पे अपनी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 3rd ग्रेड रीट मेंस साइकोलॉजी, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो साथियों। 3 क्लासें पहले की, आज चौथी क्लास शुरू है, आज चौथी क्लास रहेगी साथियों। तो साथियों शुरू करते हैं। उससे पहले देखिएगा, यहाँ पर ये सब कुछ अपन यूट्यूब पे फ्री करवा रहे हैं मेरे भाइयों, कोई भी अपन चार्जेस नहीं ले रहे हैं किसी से भी। मतलब कई ऐसे हैं जो अपन को कह रहे हैं कि सर आपका कोई ऐप नहीं है, लेकिन आप हमारी टेस्ट सीरीज बेचिएगा, अपने वीडियो के बीच में हमारी टेस्ट सीरीज का जिक्र कीजिएगा, ताकि बच्चे जितने लेंगे आपका कूपन कोड दे देंगे। लेकिन नहीं साथियों, अभी अपन ने किसी भी टेस्ट सीरीज का कोई प्रचार नहीं करा है कि पर्टिकुलर आप ये टेस्ट सीरीज ले लो। जो आपकी मर्जी आप वहां से टेस्ट सीरीज लो, जहां आपकी मर्जी आप वहां से कोर्स खरीदो साथियों। कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं है। हम यहाँ पर किसी भी ऐप का, किसी भी कोचिंग का, किसी भी टेस्ट सीरीज का जिक्र यहां नहीं करते हैं साथियों। जो आपको अच्छी लगे वहां से आप खरीद सकते हो साथियों। देखिएगा इस प्रकार से अपने पूरे नोट्स रहेंगे। आज नोट्स मेकिंग पत्ती पर जो चलेंगे ये मेरे पूरे नोट्स है साथियों। अगर ये वाले नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं साथियों। ये वाले नोट्स मैंने आपके जब प्री हुई थी साथियों, पात्रता का एग्जाम हुआ था, तब पूरे नोट्स मैंने करवाए थे साथियों आपको। तो देखिएगा व्यक्तित्व, सबसे पहले अगर मैं बात करूं व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या बाह्य आवरण। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है? जो आपके बाहर का आवरण रहेगा वो व्यक्तित्व कहलाएगा। आप अंदर से चाहे कैसे भी हो, बाहर से अगर आपका आवरण जो दिखता है ना, व्यवहार जो दिखता है, वही क्या कहलाएगा? व्यक्तित्व कहलाएगा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित दोनों गुणों का संगठन है साथियों। व्यक्तित्व जन्मजात भी हो सकता है, कई बच्चे ज्यादा गुस्से करते हैं, वो जन्मजात भी हो सकते हैं, माता पिता के गुस्से की देन भी हो सकते हैं, दादा दादी नाना नानी वहां से भी वो अर्जित कर सकते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन में तो बहुत शांत होते हैं, बाद में जाकर के हिंसक बन जाते हैं, वो अर्जित गुण हो जाते हैं साथियों। पर्सनैलिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्ति के बाहरी दिखावे मात्र से। व्यक्ति का जो बाहरी दिखावा है ना, इसी को अपन क्या कहते हैं साथियों? व्यक्तित्व कहते हैं। अब इसकी विभिन्न परिभाषा साथियों, आल्पोर्ट ने परिभाषा दी है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। विशिष्ट व्यवहार व विचारधारा, तो आपको अल्पोर्ट का याद रखना है। अल्पोर्ट क्या कहता है? मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन बताता है। गत्यात्मक संगठन अगर नाम आए तो अल्पोर्ट। साथ देखो परिभाषा बहुत सी हो जाएगी, तो अपन को ट्रिक बना करके याद रखनी है। किस प्रकार से? कि जब भी गत्यात्मक संगठन की बात हो तो अल्पोर्ट ने यह नियम दिया है। अल्पोर्ट ने गत्यात्मक संगठन के बारे में कहा है साथियों। वुडवर्थ, साथियों पूरी साइकोलॉजी में याद रखना वुडवर्थ का। जहां कहीं भी वुडवर्थ की परिभाषा होगी ना, ये दो वे है, उसी प्रकार से इसकी हर परिभाषा में एक जैसे दो शब्द होंगे, एक जैसे दो शब्द होंगे साथियों, ध्यान रखना। वुडवर्थ की जहां कहीं भी परिभाषा दिखे आपको, उसके अंदर हर एक परिभाषा में एक जैसे दो शब्द निकल करके आते हैं, ये ध्यान रखना इसमें। तो वुडवर्थ क्या कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। व्यक्ति का जो व्यवहार है ना, उसकी समग्र यानी पूरी की पूरी विशेषता ही क्या है? व्यक्तित्व है। तो वुडवर्थ क्या कहता है? व्यक्तित्व व्यवहार, दो शब्द एक जैसे आ गए, तो ये वुडवर्थ ने दी है। अगला गिलफोर्ड कहता है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। एक साथियों हमारे क्लासमेट थे गिल्ला जी,
नाम था गिल्ला जी उनका। तो वो क्या थे, उनके अंदर हर एक क्वालिटी थी। उनकी राइटिंग बहुत शानदार थी, उनकी लेखन कौशल बहुत शानदार था, बोलने की कला बहुत शानदार थी, अर्थात वो सर्वगुण संपन्न थे। गिल्ला जी गुणों से भरपूर थे। तो जहां कहीं भी गुणों की बात आए साथियों, परिभाषा किसने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बात कौन कर रहा है साथियों, गिलफोर्ड कर रहा है। गिल्ला जी गुणों से भरपूर थे। आइजेंक क्या कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव व बुद्धि का ऐसा संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है साथियों। आइजेंक क्या कहता है कि चरित्र, स्वभाव व बुद्धि का संगठन ही के बारे में बात कौन कर रहा है, आइजेंक कर रहा है। कि आइजेंक क्या कर रहा है, चरित्र, स्वभाव और बुद्धि तीनों के संगठन की बात कर रहा है। वैलेंटाइन, व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित गुणों का क्या है साथियों, योग है। वैलेंटाइन डे क्या मनाते हैं अपन, जन्म से ही चूल होती है वैलेंटाइन मनाने की। तो जन्मजात और अर्जित अगर नहीं चूल रहे तो बाद में देख करके सीखते हैं। तो अर्जित गुणों का क्या है साथियों, ये योग है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। लास्ट परिभाषा इसकी केटल, व्यक्तित्व वह गुण है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। अर्थात केटल क्या करेगा, केटल क्या करता है साथियों, भविष्यवाणी करता है। केटल व्यक्ति की भविष्यवाणी करता है। केटल व्यक्ति की क्या करता है, भविष्यवाणी। तो देखो एक साथ देखें अगर, आलपोर्ट क्या कहता है, पहले गत्यात्मक संगठन बताता है, गत्यात्मक संगठन। अगर इसकी मैं बात करूं केटल की, केटल क्या करता है आपके सामने, भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है। वैलेंटाइन क्या करता है, वैलेंटाइन क्या करेगा साथियों, जन्मजात और अर्जित गुण दोनों बताएगा, इसको अर्जित गुणों का योग बताएगा। इसके अलावा परिभाषा थी आपके सामने गिलफोर्ड और वुडवर्थ की। वुडवर्थ के अंदर साथियों दो शब्द एक जैसे आएंगे, व्यवहार और व्यक्ति एक जैसे शब्द आ गए। इसके अलावा मैं बात करूं किसकी, गिलफोर्ड की। गिलफोर्ड गिल्ला जी गुणों से, गिलफोर्ड गिल्ला जी गुणों से क्या है, भरपूर है। तो गुणों की बात करें तो ये गिलफोर्ड है। ये पांचों परिभाषाएं साथियों मुख्य जबानी आपको उम्मीद करता हूं याद हो गई होगी। अब देखिएगा व्यक्तित्व का वर्गीकरण साथियों, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। पहला है शेल्डन के आकार, शेल्डन के अनुसार। देखिएगा अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में कहा है। शेल्डन हो गया, स्प्रेंगर हो गया, क्रेशनर हो गया, अलग अलग व्यक्तियों ने कहा है। सबसे पहला शेल्डन ने जो कहा है साथियों, तीन कहा है। एक तो गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार की बात करें साथियों, गोल मटोल। गोलाकार की बात करें तो ये गोल मटोल होते हैं जिनको विस्रोटोनिया भी कहा जाता है। विस्रोटोनिया इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं कि शेल्डन के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है या कौन सा प्रकार नहीं है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। आयताकार, गोल मटोल होते हैं, गोलाकार हो गए। शरीर क्या होता है, संतुलित होता है। आयताकार का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार से लंबाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर। तो ये साथियों इनका क्या रहेगा कि शरीर क्या रहेगा, बिल्कुल संतुलित। सोमेटोटोनिया, टो से आयताकार टा। गोलाकार से साथियों, गोलाकार से क्या हो जाएगा, विस्रोटोनिया, रे से रे। और लंबाकार से साथियों क्या हो गया, सेरिब्रोटोनिया। बे से बे जोड़ रखा है अपन ने, देखिएगा हाईलाइनर कर रखा है पूरा का पूरा। लंबाकार का मतलब क्या होता है, लंबे होते हैं लेकिन दुबले पतले रहेंगे, दुबले पतले। तो ये प्रकार किसने बताए, शेल्डन ने तीन प्रकार बताए व्यक्तित्व के, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। गोलाकार को कहा है विस्रोटोनिया, आयताकार को कहा है आपके सोमेटोटोनिया और आपके लंबाकार को कहा है सेरिब्रोटोनिया साथियों। स्प्रेंगर ने कितने बताए, स्प्रेंगर ने 6 बताए, S³ और DAR। यहां पर S³ का पहला है सैद्धांतिक, जो कवि या लेखक होते हैं जो सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं। दूसरा आर्थिक मतलब दुकानदार और व्यापारी जो आर्थिक की बात करते हैं। सौंदर्यानुमुखी, जो कलाकार होते हैं, सौंदर्य के पुजारी होते हैं। चौथा है सामाजिक, समाज सेवक और दया भाव रखने वाले सामाजिक साथियों। राजनीतिक, जो प्रशासनिक तथा राजनेता हो। धार्मिक, जो धर्म के ऊपर आधारित हो। तो ये किसने दिए साथियों, 6 के 6 किसने दिए आपके, शेल्डन दिए हैं, शेल्डन और स्प्रेंगर। अब है युंग, और कई किताबों में लिख रखा है जुंग। इनके अनुसार अंतर्मुखी, शांत स्वभाव वाले होते हैं जो अंदर ही अंदर बात रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं पहली बात तो, और बोलते हैं तो एकदम सटीक बोलते हैं, जो चिंतन करने वाले होते हैं, दार्शनिक होते हैं, जो लेखक होते हैं। बहिर्मुखी, अत्यधिक बोलने वाले होते हैं साथियों, क्रोधी होते हैं बहुत। शिक्षक और राजनेता इसको कह सकते हैं। जो बहिर्मुखी बहुत जल्दी बोल देता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले भी होते हैं साथियों।
उभयमुखी जो इन दोनों का सम्मिलित रूप होगा वो क्या होगा, उभयमुखी। आवश्यकता अनुसार अंतर्मुखी भी बन जाते हैं और आवश्यकता अनुसार वो बहिर्मुखी भी बन जाते हैं। जो जब जरूरत हो उसके हिसाब से चलते हैं उनको कहते हैं अपन साथियों उभयमुखी। ये प्रकार किसने बताए, जुंग या युंग ने बताया साथियों। अगला देखिएगा, शारीरिक बनावट के आधार पर साथियों क्रेचनर। क्रेचनर का ध्यान रखना साथियों, क्रेचनर ने बताए हैं आपके, क्रेचनर ने जो बताया ना उसके पीछे काय लगता है, और आपके शेल्डन ने जो बताया है ना उसके पीछे कार लगता है। जैसे कि देखो शेल्डन ने जो बताया उसके पीछे क्या लगेगा, कार लगेगा, अपन ने हाईलाइनर से लिख भी रखा है। और यहाँ क्रेचनर ने जो बताया साथियों वो काय लगेगा, और इसने किसके आधार पे बताया, ग्रंथियों के आधार पे ये बात कही है। इसमें पहला है सुडोल काय, शक्तिवान होता है व्यक्ति, कार्य में रुचि रखता है, नो टेंशन रहेगा, आपके कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, तभी तो वो शक्तिवान रहेगा, तभी तो सुडौल रहेगा। अगर टेंशन लेने लग गया तो वो शरीर क्या हो जाएगा साथियों, दुबला पतला रहेगा। अगला है लंबा काय, जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं, दूसरों की निंदा करने वाले, एनी टाइम दूसरों की बातें चुगलियां करेंगे, बुराइयां करेंगे, वो क्या है साथियों, लंबा काय कहलाता है। अगला है गोला काय, मजबूत होते हैं, छोटे कद काटे के होते हैं और मिलनसार होते हैं। आपने देखा होगा छोटे के जो कद काटे के होते हैं, हाइट कम होती है, मजबूत व्यक्ति रहता है। अगला है संतुलित या मिश्रित काय साथियों, उपयुक्त तीनों को गुण अगर मिश्रित आ जाए तो वो कहलाएगा मिश्रित काय। अब देखो काय लगा हुआ है इनके पीछे, जो एक इसने दिए हैं आपके शारीरिक बनावट के आधार पे, और खास तौर पे किसके आधार पे, ग्रंथियों के आधार पे ये विचार दिया है। किसने दिया है, क्रेचनर ने दिया साथियों। साथियों टेंशन मतलब ये पूरे के पूरे साथियों नोट्स आपको हस्तलिखित नोट्स साइकोलॉजी के उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए साथियों तो इस नंबर पे मैसेज करना 8890620764। साथियों इसका चार्ज अपन ने रखा है मात्र और मात्र 21 रुपए साथियों। इस पूरे इतने दिन अपन ने फ्री भी दिए, कम से कम साथियों बात करें अपन 1000 से ज्यादा को फ्री भी दिए मैंने, लेकिन अब इसका चार्ज रख रहे हैं अपन 21 रुपए साथियों। चार्ज सिर्फ साइकोलॉजी के मिलेंगे आपको, और जैसे जैसे नोट्स बनते जाएंगे उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी के ये जो नोट्स है साथियों, मैं कहता हूं चाहे आप पूरी यूट्यूब पे घूम जाना, कहीं पर भी इस प्रकार के शॉर्ट और स्वीट तरीके से उदाहरण सहित लिखे हुए कहीं नहीं मिलने वाले आपके साथियों। तो अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है और 21 रुपए का स्कैनर भेज दिया जाएगा। आपको 21 रुपए पे करने हैं और यहां से नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे साथियों। अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक ने दिया है चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर दिया है साथियों। यहां बात करें पहला, प्रत्यक्ष विचारक, जो सामने देखता है घटना का, प्रत्यक्ष घटना पर विचार करने वाला पुलिस। पुलिस क्या करती है, जो भी घटना देखती है उसके सामने जाती है और उसका क्या करती है साथियों, उस घटना का सामूहिक क्या करती है, सामने, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने विचार करती है। दूसरा सूक्ष्म विचारक, गहनता पूर्वक किसी विषय का अवलोकन करते हैं। न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करता है साथियों, बहुत ही गहनता के साथ में उन सबूतों को पढ़ता है, करता है, फिर उसके बाद में निर्णय देता है। स्थूल विचारक, जो लाभ हानि के आधार पर विचार करता है। व्यापारी, स्थूल का मतलब हो गया जो आपके प्रॉफिट और लॉस देखेगा। सूक्ष्म का मतलब होता है गहनता से देखेगा, और प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो सामने विचार करता है। सामने विचार कौन करेगा, पुलिस करती है। गहनता से कौन करेगा, न्यायाधीश। प्रॉफिट लॉस कौन करेगा, आपके व्यापारी करेगा। ये किसने बताया साथियों, थॉर्नडाइक ने बताया। किसके आधार पर, चिंतन व कल्पनाशीलता के आधार पर। सवाल बनेगा कि चिंतन के आधार पर, चिंतन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने करा है, तो चिंतन के आधार पर किसने करा है साथियों, थॉर्नडाइक ने करा है। अगला है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी है साथियों। सत्वगुणी जो गुणों से भरपूर होते हैं, देवता, जिसके अंदर सब एक गुण पाए जाएंगे। तमोगुणी जो अवगुणों से भरपूर होते हैं, राक्षस साथियों। और जो रजोगुणी जो गुण हो भी होंगे, अवगुण भी होंगे, जैसे कि मनुष्य साथियों। देवताओं के अंदर सभी गुण पाए जाते हैं तो वो कहलाएंगे आपके सत्वगुणी। राक्षस के अंदर कोई भी गुण नहीं पाया जाता तो वो तमोगुणी। इंसान दोनों का मिश्रण है तो वो क्या कहलाएगा साथियों, आपके रज्जोगुणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रज्जोगुणी। केटल का विशेषक उपागम आधारित व्यक्तित्व संरचना का जो सिद्धांत है, केटल ने प्राथमिक 16 मूल विशेषज्ञ के बारे में जानकारी दी। सवाल आ चुका है साथियों, इसलिए इसको अपन ने साथ में लिया है। अब देखिएगा एक बार वापस अपन गौर करके इनको करें सवालों को, कि सबसे पहले तो अगर किसने बताया, शेल्डन ने। देखिएगा शेल्डन ने बताया है, किसके आधार पर बताया साथियों, 3 दिए हैं कार, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। स्प्रेंगर ने कितने दिए हैं, 6। सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यानुमुखी, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक साथियों। अगला है जुंग ने कितने दिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी दिए हैं। इनको एक जगह लिखकर भी, अपने जो नोट्स है ना साथियों, उसमें एक जगह एक पेज के अंदर ये पूरा एक साथ भी लिखा हुआ है, वो पेज अपन ने यहाँ लिया नहीं है।
शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेचनर ने सुडौल, लंबाकाय, गोलाकाय, संतुलित दिया है साथियों। अगला बात करें, थोर्नडाइक ने प्रत्यक्ष, सूक्ष्म और स्थूल के बारे में बात की है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार सत्वगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी के बारे में बात हुई है साथियों। अगला, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को हमेशा प्रभावित करने वाले दो कारक रहेंगे साथियों। एक तो वंशानुक्रम, क्या रहेगा, वंशानुक्रम, और दूसरा आपके रहेगा वातावरण। दूसरा गुण क्या रहेगा, वातावरण, और पहला रहेगा वंशानुक्रम। दोनों के कारक क्या हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं साथियों। पहला जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक। पहला शारीरिक बनावट साथियों, जन्म से, वंश से जो अपन को मिलती है व्यक्तित्व को, शरीर की बनावट, माता पिता दादा दादी उनमें से अगर मान के चलो किसी की हाइट कम है तो उसी के अनुसार आपकी हाइट रह गई, तो ये व्यक्तित्व को क्या करती है साथियों, प्रभावित करती है। स्वास्थ्य, घर में अगर मान के चलो पहले से कोई आपके बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी, रोग लग गया आपके जो पिताजी में दादाजी में, उसकी वजह से भी हो सकता है। बौद्धिक योग्यता, जिसका दिमाग पहले से बहुत तेज चल रहा, दादा दादी नाना नानी माता पिता, तो आपका दिमाग भी स्वाभाविक है कि तेज चलेगा। स्नायु मंडल साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी आपको प्रभावित करती है, वंशानुक्रम है। सामाजिक व वातावरणीय कारण कौन कौन से हो सकते हैं, परिवार, बाहर का पड़ोसी कैसा है उसके हिसाब से, मित्र मंडली कैसी है आपकी, उसका फर्क पड़ेगा। आपके विद्यालय कैसा है, भौतिक वातावरण कैसा है, सांस्कृतिक वातावरण कैसा है साथियों, ये सब आपके बाहर के कारक है जो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। और ये वंशानुक्रम है जो आपके व्यक्तित्व को जन्म से प्रभावित करके रखें, और ये आपको बाहर से प्रभावित करते हैं। अब है व्यक्तित्व मापन। व्यक्तित्व में आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण बताए हैं। पहला है बुद्धि। पहला आल्पोर्ट ने कितने गुण बताए साथियों, आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण बताए हैं। पहला है आपके बुद्धि, पहला है बुद्धि व्यक्तित्व की। दूसरा है गतिशीलता, गतिशीलता। तीसरा है आपके स्वभाव, तीसरा है स्वभाव। चौथा है आत्माभिव्यक्ति, आत्माभिव्यक्ति। और पांचवा है आपके सामाजिकता, सामाजिकता। ये 5 गुण बताएं और 24 क्या है, उपगुण भी बताएं साथियों। 5 प्रमुख गुण के साथ साथ में 24 उपगुण भी बताए हैं। व्यक्तित्व मापन का अर्थ होता है मूल्यांकन करना, जिसमें एक तो होता है मापन और एक होता है मूल्यांकन। मापन में तो आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ गणित के आंकड़ों की जांच करते हो, इसके 10th में कितने % बने, ये मापन है। इसने 10th में शुरू से पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन तक किस प्रकार से स्कूल में व्यवहार करा, कौन से टेस्ट में कितने नंबर आए, ये सब क्या है, मूल्यांकन है साथियों। तो व्यक्तित्व मापन ही क्या कहलाएगा, आपके मूल्यांकन कहलाएगा। आल्पोर्ट ने कितने गुण बताए हैं, 5 गुण बताए हैं। और उपगुण कितने बताए साथियों, 24 उपगुण बताए हैं इन्होंने। अब देखो व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, पंचकारक मॉडल PKM किसने दिया, पॉल कोस्टा, PK तथा रॉबर्ट मैक्रे। देखो PKM से PKM बना रखा है और आगे जाकर के है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल किसने दिया है, तो PKM से PKM बना रखा है। अब यहां पर साथियों देखो लिख भी रखा है, एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ पर, 1 नंबर का नहीं, एक प्रश्न तो 100% इन वीडियो में से पूछा ही जाएगा साथियों। इस व्यक्तित्व के चैप्टर में एक सवाल जो आएगा वो यहां पर ही बनेगा साथियों, खास तौर पे ये आपके प्रक्षेपी वीडियो में से बनेगा। अब देखिए व्यक्तित्व मापन की विधियां 2 है। पहला है निरप्रक्षेपण विधि। पहला कौन सा है साथियों, निरप्रक्षेपण विधि। अगर बात करें तो पहला निरप्रक्षेपण विधि जिसको अप्रक्षेपण कहते हैं, दूसरा है प्रक्षेपण विधि जिसको प्रक्षेपी विधि कहते हैं। अब निरप्रक्षेपण विधि क्या करती है, आपके चेतन मन का अध्ययन करती है साथियों, चेतन मन का। और प्रक्षेपण विधि क्या करती है, आपके अचेतन मन का अध्ययन करती है। आपके मस्तिष्क में साथियों 2 प्रकार का मन है। मस्तिष्क किस प्रकार का साथियों, ये 2 प्रकार का मन चलता है आपके सामने वाला जो आपका देख रहे हो, अभी आप मेरी क्लास देख रहे हो, क्लास में से नोट्स बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, ये आपका चेतन मन है। कौन सा मन है, चेतन मन है। क्लास के पीछे जो चल रहा है, दीपावली आगे, घर जाना है, रूम लेकर के रह रहे हो, घर जाना है, घर पे जाए कि नहीं जाए, क्या पता कि अगर मैं 10 दिन के खराब होंगे, इससे अच्छा मैं पढ़ लूं, ये जो पीछे माइंड में आपके जो बातें चल रही है वो क्या है, अचेतन मन में चल रही है साथियों। और व्यक्ति का चेतन मन होता है केवल और केवल 1/10 भाग साथियों, बाकी पूरा का पूरा क्या रहेगा, अचेतन मन रहेगा। कहने का मतलब है 100% आपका जो मन है, मस्तिष्क है, उसमें चेतन मन में 10% बातें चलती है, 90% बातें आपके अचेतन मन में रहेगी। पड़ी है बात पीछे, किसी व्यक्ति को देखते ही आपके पास में नाम याद आ गया उसका। अभी मैं कहूँ यार फलाने का नाम बताओ तो क्या यार थोड़ा सा दिक्कत है, किसका नाम बताएं, लेकिन जैसे ही सामने व्यक्ति आप नाम बताते जाओगे,
प्रश्न का उत्तर हल करते जाओगे। अभी थोड़ा ना पता आपको साइकोलॉजी में कैसा प्रश्न आएगा क्या, लेकिन जैसे ही सामने प्रश्न आता है आप क्रॉस मेथड अपनाते हो, करते हो और प्रश्न का उत्तर सही कर देते हो, तो वो क्या है आपके अचेतन मन का, और यहीं से सवाल बनेगा। चेतन मन का अध्ययन साथियों अलग अलग विधियां हैं। पहला आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रश्न देकर के, और मनोविश्लेषणात्मक विधि। यहां पर मनोविश्लेषणात्मक विधि का साथियों विवरण यहां पर भी कर रखा है, और आगे जब अपन पढ़ेंगे बाल विकास वहां पर भी विस्तृत कर रखा है। आत्मनिष्ठ विधि में साथियों यहां पर आपका विधियों का क्या किया जाए, आत्मकथा खुद की, प्रश्नावली के आधार पर, परिस्थितियों के आधार पर, जीवन वृत्ति, सभी अपन विस्तार से भी देखेंगे। अचेतन मन का अध्ययन के लिए प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बाल संबोध परीक्षण, शाही डब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति और खेल व नाटक विधि यहां पर पढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा पहले प्रक्षेपण विधियां मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। अभी ये यहां पर क्लास को थोड़ा सा आराम से देखना है, गौर करके देखना साथियों, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल निकल कर आएंगे आपके लिए। प्रक्षेपण विधि देखिएगा। प्रक्षेपण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने करा। कोई नहीं पूछने वाला कहां पर किसने करा है, लेकिन हो सकता है साथियों अपन ने लिख रखा है, बल्कि अपने को वीडियो में से ही पूछेंगे। अर्थ अपने विचारों को अन्य व्यक्ति या माध्यम के द्वारा व्यक्त करना ही प्रक्षेपण कहलाएगा। पढ़ते समय ध्यान किताब में है तो चेतन मन में है, परंतु ध्यान और कहीं है तो अचेतन मन में है। पूरे मस्तिष्क का 1/10 चेतन मन है और 9/10 क्या है, अचेतन मन है साथियों। यहां पर देखो अब रोसो का शाही धब्बा परीक्षण, जिसको इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, IBT भी कहा जाता है, IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया है साथियों, रोसो ने दिया है। किसने दिया, रोसो ने दिया है। टोटल इसमें 10 कार्ड रहेंगे। टोटल कार्ड कितने रहेंगे साथियों, 10 कार्ड रहेंगे। 10 इस प्रकार के कार्ड रहेंगे, जिसमें से 5 क्या रहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, 2 रेड और 3 अदर कलर के रहेंगे। ये भी पूछा जाता है कई बार कि रोसो के शाही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड है, 10 कार्ड है, जिसमें से 5 क्या है साथियों, ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 क्या है आपके रेड है और 3 अन्य कलर के हैं। कार्ड दिखाकर आकृतियों के विषय में पूछा जाता है तथा उसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे मैंने ये कार्ड दिखा दिया और यहाँ पर मैंने साथियों यहाँ पर फूल बना दिया कि एक फूल बना हुआ है। अब मैंने ये कार्ड दिखाया, ब्लैक एंड व्हाइट फूल है, तो इसके आधार पर कि भाई आप ये बताओ इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या कहना चाहोगे, तो बच्चा जो इसके बारे में 4-5 लाइनें कहेगा, उसके आधार पर अपन को पता चल जाएगा कि यार बच्चे का माइंड क्या कहता है। बच्चा कह देगा कि ब्लैक, ये तो एक बिल्कुल काला सा फूल है, ऐसा वैसा है, नेगेटिव बात करेगा तो अपन को पता चलेगा कि ये नेगेटिव है साथियों, बच्चा पूरा का पूरा नेगेटिव है। और वो अच्छी बात करेगा तो उसके आधार पर अपन बता सकते हैं। तो रोसो का शाही धब्बा परीक्षण रोसो ने दिया है, 10 कार्ड की बात करी है। शाही के धब्बे गिराए साथियों, अच्छा सॉरी, शाही के धब्बे गिराए, इन्होंने कोई फूल वूल नहीं बनाया है, इन्होंने ऐसे ही शाही ली और शाही के धब्बे गिरा दिए। अब वो शाही के धब्बे गिराने के बाद में पूछा बताओ ये शाही के जो धब्बे हैं इसके आधार पर आप क्या कहना चाहोगे। कार्ड दिखा करके व्यक्ति के विषय में पूछा जाता है साथियों। अगला देखो, मॉर्गन व मुर्रे ने व्यक्तित्व का मापन की सप्रसंग व्याख्या की है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया, TAT कहा जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT टेस्ट लिखा जाता है किताबों में। प्रवर्तक कौन है, मॉर्गन व मुर्रे। देखिएगा मॉर्गन व मुर्रे ने व्यक्तित्व मापन की सप्रसंग व्याख्या की है। क्या की है, सप्रसंग व्याख्या की है साथियों, मॉर्गन व मुर्रे ने। प्रवर्तक कौन है, मॉर्गन व मुर्रे है। कुल कार्ड कितने हैं साथियों, 30 है। ये 30 कार्ड 10 कार्ड ये याद रखने साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। 10 कार्ड लेडीज के लिए है, 10 कार्ड मेल के लिए है और 10 कार्ड बोथ के लिए है। और ये 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है साथियों। मॉर्गन व मुर्रे का जो परीक्षण है ना, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, ये आपके 14 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, जिसमें 10 लेडीज कार्ड होंगे, 10 मेल के लिए कार्ड होंगे, 10 दोनों के लिए होंगे। संबंधित कार्ड दिखाकर कहानी लिखवाई जाती है कि जिसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। चित्र वाले कार्ड होंगे पूरे के पूरे, इसमें क्या किया जाता है, चित्र के कार्ड दे दिए, अब आप इसके ऊपर कहानी लिखो। कहानी लिखने के बाद में उस कहानी की जांच की जाती है, इसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT किसने दिया है, मॉर्गन व मुर्रे ने दिया है। कितने इसमें कार्ड है, टोटल 30 कार्ड है, चित्र वाले कार्ड है, 10 मेल के लिए, 10 फीमेल के लिए और 10 बोथ के लिए, और 14 वर्ष से अधिक के लिए ये उपयोगी है। अगला देखिएगा, बाल संबोध परीक्षण। बाल ये देखो लिख रखा है, जानवरों से लगाव। बच्चों को क्या होता है, जानवरों से लगाव होता है बालकों को। तो ये देखिएगा
चिल्ड्रन अप्रिशिएट टेस्ट CAT, एक तो है TAT, एक CAT। ल्यूपोल्ड बेलाक ने दिया है। बाल संबोध परीक्षण किसने दिया है? बालक ने खुद ने दिया है। बाल संबोध परीक्षण किसने दिया है? बालक ने खुद ने दिया है। 10 कार्ड होंगे, 10 के 10 जानवरों के होंगे, क्योंकि बालक क्या करता है? जानवरों से लगाव करता है। परीक्षण क्या है? बालकों हेतु है साथियों। जानवरों के कार्ड दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उनको कार्ड दिखा दिए जानवरों के, उसके आधार पर बच्चों से कहा कि अब ये कार्ड देख करके आप प्रतिक्रिया दीजिए। किसके कार्ड? जानवरों के कार्ड। तो बाल यानी बालकों को लगाव किससे है? जानवरों से, तो जानवरों के कार्ड। नियम किसने दिया? बाल है, तो बेलाक ने दिया है। कुल कार्ड 10 है, 10 के 10 जानवरों के CAT। वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT किसने दिया है? पाइने व टेंडलर ने दिया। देखिएगा, टेलर वाले ने, जो बढ़िया सा टेलर आता ना चलाने वाले ना, टेलर वाले ने पानी पीकर वाक्य पूर्ण किया। पानी पी करके क्या करा? टेलर वाले ने, टेलर वाले ने पानी पी करके वाक्य को क्या करा है? पूरा करा है। साथियों ये याद रखने की एक ट्रिक है। अधूरे वाक्य को पूरा करवाकर व्यक्तित्व मापन, जैसे लिख दिया मैं बहुत बुरा हूं जब। अब आप बताओ कब बुरे होते हो? तो आगे आपने खुद ने लाइन लिखी कि मैं बहुत बुरा हूं जब मुझे गुस्सा आता है, जब मैं बहुत बुरा हूं जब मैं अकेला रहता हूं। तो ये आधार पर आपका परीक्षण किया जा सकता है। अगला व्यक्तित्व मापन के लिए खेल व नाटक दिखाए जाते हैं, तो मोर बन करके। तो खेल व नाटक विधि किसने दी है? मोरेनो ने। तो व्यक्तित्व मापन के लिए मोर बन करके क्या किया जाता है? खेल व नाटक दिखाया जाता है। तो खेल व नाटक में स्वतंत्रता पूर्व भाग लेने वाले बालकों को क्या कहा जाता है साथियों? व्यक्तित्व मापन कहा जाता है। अगली विधि की बात करें साथियों, शब्द साहचर्य विधि। शब्द साहचर्य परीक्षण प्रवर्तक कौन है? गॉल्टन है। शब्दों के द्वारा प्रतिक्रिया करवाते हुए व्यक्ति को जानने का प्रयास, जैसे क्रिकेट, क्रिकेट के आगे आप लिखो। एक तो है वाक्य पूर्ति किसने दिया साथियों? टेलर व पाइने ने, जिसमें पूरा वाक्य आधा छोड़ के लिखा जाता है, और यहाँ पे शब्द दे दिया, उसके बाद में लिखा जाता है। शब्द किसने दिया है साथियों? गॉल्टन ने दिया है। चित्र नैराश्य कुंठा परीक्षण, साथियों ये सब के सब कौन सी विधि चल रही है? अभी प्रक्षेपी विधि चल रही है, और यहां से सवाल 100% बनता है। प्रवर्तक किसने दिया? रोजेनविग ने दिया है। चित्र नैराश्य कुंठा किसने दिया है? रोजेनविग ने दिया है। कुंठा साथियों आप समझते हो कि अपन जब अपने पढ़ेंगे कुंठा, कुंठा रोज होती है। कुंठा और भग्नाशय, ये आपने पढ़े कुंठा, भग्नाशय, तनाव, जो आपके ये रोग है, ये अपन जब साइकोलॉजी पूरी आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगी आपके कुंठा। कुंठा रोज होती है। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन, अपन को रोज होती है। कुंठा के मापन में ये काम में लिया जाता है। 12 कार्ड होंगे मेल के और 12 कार्ड फीमेल के होंगे साथियों। अब है निर्प्रक्षेपण विधियां, ये भी साथियों मोस्ट है। अगर प्रक्षेपी में से सवाल नहीं बनता है तो निर्प्रक्षेपी में से बन सकता है। पहला है आत्मनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ के अंदर पहला है आत्मकथा। प्रवर्तक है विलियम वुंड व टिचनर। विलियम वुंड व टिचनर। व्यक्ति द्वारा लिखी आत्मकथा के आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। आत्मकथा जो लिखता है व्यक्ति, उस आत्मकथा को पढ़ा जाता है, उसके आधार पर मापन किया जाता है यार ये व्यक्ति कैसा था। विलियम वुंड ने टीचर के सामने आत्मकथा लिखी थी, कि याद करने की ट्रिक लिख रखी है कि विलियम वुंड ने टीचर के सामने आत्मकथा लिखी। जीवन इतिहास विधि, जीवन इतिहास विधि किसने दी है? टाइडमैन ने दी है। व्यक्ति के संपूर्ण इतिहास की जानकारी एक प्रपत्र पर एकत्रित की जाती है। व्यक्ति का इतिहास कैसा है? टाइट है। व्यक्ति के जीवन का इतिहास टाइट है, टाइड है। व्यक्ति के जीवन का इतिहास क्या है साथियों? टाइड है। तो टाइडमैन ने यह विधि दी है। अगली देखिएगा, जॉन लॉक, शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट बताया है जॉन लॉक ने, ये अपने साइकोलॉजी में काम आएगा कहीं। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक तो है सुकरात, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इसको लाने वाले हैं वुडवर्थ। साथियों प्राचीन विधि है ये प्रश्नावली, प्रश्न पूछने वाले। तब तो खोज किसने करी है? सुकरात ने। लेकिन इसको शिक्षा के क्षेत्र में कौन लेकर के आए हैं? वुडवर्थ लेकर के आए। दोनों अलग अलग तरीके के सवाल है साथियों। प्रश्नोत्तर के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे अब प्रश्नावली, चित्र प्रश्नावलियां भी अलग अलग है। खुली प्रश्नावली प्रश्नों का उत्तर स्वतंत्र रूप से, जैसे अपने आते हैं ना निबंधात्मक प्रश्न हो गए कि आप कैसा भी कोई भी उत्तर दे सकते हो, जिसमें अपन को लिखना होता है। जैसे अपन बीए के अंदर लिखते हैं, एमए के अंदर, बीएससी के अंदर अपन पेपर में लिखते हैं, 10th के अंदर पेपर में जो लिखते हैं, खुली प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली यस और नो या ऑब्जेक्टिव होता है, जो अभी आप दोगे रीट का, जो आप एग्जाम दोगे मेंस का, उसमें या तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोगे, तो वो कहलाएगी बंद प्रश्नावली। चित्रित होती है, जिसके अंदर चित्र बनाने, तो एसएस में और मैथ्स में चित्र, और मिश्रित के अंदर इन दोनों में, तीनों में से कोई दो काम में साथ में ली जाएगी। साक्षात्कार इंटरव्यू,
इंटरव्यू लेना आमने सामने बैठ कर लिया जाता है। अब इंटरव्यू भी साथियों देखना अलग अलग है। एक तो होता है संरचित इंटरव्यू, जिसमें प्रश्न पहले से डिसाइड रहेंगे कि ये 10 प्रश्न हर एक छात्र से पूछने हैं, जिसको कहा जाएगा संरचित साक्षात्कार। और एक है असंरचित साक्षात्कार, जिसमें प्रश्न पहले से कोई डिसाइड नहीं है, जब बच्चा आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई प्रश्न पहले से डिसाइड में नहीं है। अगला परिसूचियां इनोवेटिव, हाँ या नहीं में उत्तर पूछे जाते हैं बच्चों से। क्या आप आसानी से मित्र बना सकते हैं? यस या नो में उत्तर दीजिए, उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व का मापन किया जाएगा। फिर है वस्तुनिष्ठ विधियां, निरीक्षण विधि प्रवर्तक है वाटसन साथियों। व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करते हुए व्यक्तित्व को जानना। व्यक्ति निरीक्षण क्या किया जाता है? व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन या निरीक्षण किया जाता है पहले, उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व को क्या किया जाता है? जाना पहचाना जाता है साथियों। ये विधि किसने दी है? वाटसन ने दी है। वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। क्रम निर्धारण विधि, क्रम का निर्धारण कौन करता है? गाल्टन करता है। और एक अभी आपने देखा होगा शब्द साहचर्य विधि भी किसने दी है? गाल्टन ने दी है। एक मापने की सहायता से व्यक्तित्व को मापन, पंच बिंदु कारक, अभी अपन ने बताया था साथियों, व्यक्तित्व मापन का पंच कारक बिंदु किसने दिया था? PKM, पॉल स्केस्टा मैक्रे ने। सर्वदा सत्यवादी हो, बहुत कम देखने को मिलता है साथियों। बहुत जो हमेशा सत्यवादी हो, प्राय सत्यवादी औसत से अधिक हो 75%, कभी कभी सत्यवादी 50%, बहुत कम सत्यवादी 25%, कभी सत्यवादी नहीं 0% साथियों। समाजवित्ती विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। समाजवित्ती विधि शायद पिछले एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। समाजवित्ती विधि के आपके प्रवर्तक कौन है? मोरेनो है। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अवलोकन करते हुए व्यक्तित्व को जानना ही क्या कहलाएगा? समाजमिति विधि मोरेनो ने दी है। निष्पादन विधि प्रवर्तक है मेवे हॉटसन साथियों। कार्य देते हैं, कार्य पूरा करता है, कार्य के आधार पर व्यक्तित्व का मापन। उसको कुछ कार्य दिया जाएगा कि आपको ये फलाना कार्य करना है, उसने वो फलाना कार्य किया है, उसके आधार पर कि फलाना कार्य कैसे कैसे किया है, कौन कौन से स्टेप इसने काम में लिए हैं, उसको कहेंगे निष्पादन विधि। परिस्थितियां परीक्षण विधि, कृत्रिम परिस्थितियों में व्यक्ति को रखकर उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। उसके लिए अलग से परिस्थितियां बनाई जाती है, उन परिस्थितियों में व्यक्ति को रखा जाता है, उसके आधार पर विधियों का निर्माण किया है। मनोविश्लेषणात्मक विधि साथियों, इसका थोड़ा सा बता दूं कि जब अपन बाल विकास पढ़ेंगे तो थोड़ा वहां पे विस्तृत रूप से देखेंगे। इस चैप्टर में है तो यहाँ पे भी कर रहे हैं। पहला मनोविश्लेषणात्मक में साथियों मुफ्त साहचर्य परीक्षण, ये दिया है आपके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड और विकास करा है जुंग ने। इसका प्रयोग मुख्यतः मानसिक रोगियों हेतु किया जाता है। मुफ्त साहचर्य परीक्षण किसके लिए किया जाता है? मानसिक रोगियों के हेतु ये किया जाता है साथियों। अगला है स्वप्न विश्लेषण। इस विधि में विषयों को अपने स्वप्नों का वर्णन करने हेतु कहा जाता है। स्वप्न यानी सपने में जो विषय हैं उनको वर्णन करने के लिए कहा जाता है। यहां पर देखना अब इसको, व्यक्तित्व रचना के सिद्धांत। पहला है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत साथियों, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। काम प्रवृत्ति के बारे में इन्होंने कहा है। जन्म फाइब्रिक ऑस्ट्रिया में इनका हुआ है। 3 वर्ष बाद फ्राइड गए और वियना ऑस्ट्रिया में ये रहने लग गए। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए हैं, इड, ईगो, इदम। इड, ईगो, सुपर ईगम। पहला है इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 इसने चरण बताए हैं साथियों। पहला है इड, इसे इच्छाओं की जननी कहते हैं। ध्यान से देखना, वैसे तो ये अपन जब बाल विकास पढ़ेंगे वहां प्रॉपर तरीके से उदाहरण सहित बताया हुआ, लेकिन यहां पर भी देख लो, इच्छा पूर्ति होने पर व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इड को सुखवादी सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप बाजार गए तो आपने सेव देखा, अब आपकी इच्छा हुई सेव खाने की, तो ये क्या है साथियों? इड है, अबोधात्म है, इच्छाओं की जननी हुई, आपको सेव खाने की इच्छा हुई। सेव खाने की इच्छा जो आपको हुई है वो क्या है? आपका इड है साथियों। अब आप गए ईगो व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान करवाता है, अतः ईगो को वास्तविकता का सिद्धांत कहते हैं। अब आपके पास पैसे नहीं है, सेव तो दिख गई, आपको पैसे नहीं, आपने चोरी करने का सोचा, लेकिन जो ईगो है वो आपको कहेगा कि चोरी करना सही है या गलत है। वो वास्तविकता से आपका परिचय करवाता है साथियों। वो किससे परिचय करवाएगा? आपका वास्तविकता से। ये उदाहरण, सेव वाला उदाहरण अपन जब वहां पढ़ेंगे पूरा लिखा हुआ है पूरे 1 पेज में साथियों। इसको कहेंगे सेव चोरना पाप, ये सेव चोरी करना, इसके बारे में सोचेगा, लेकिन ये बताएगा गलत है या सही है। फिर ये आदर्शवादी साथियों, सुपर ईगो के कारण
व्यक्ति में आदर्श अथवा नैतिकता का विकास होता है कि चोरी करना पाप है, ये सुपर ईगो है। चोरी करना क्या है साथियों? पाप है, ये सुपर ईगो बताता है। पहले बाजार गया, सेव खाने की इच्छा हुई, सेव के पैसे नहीं, चोरी करने के बाद भी ईगो, चोरी करना पाप है, सुपर ईगो साथियों। एक लड़का बाजार गया, देखो पूरी की पूरी लिखी हुई है, बाजार गया, भूख लगी, सेव चुराने का मन, तो ईगो। पकड़े जाने का डर, पुलिस की मार, सुपर ईगो। चोरी करना पाप है, सुपर ईगो साथियों। इस प्रकार से ये पूरा एग्जाम्पल के तौर पे पूरा बता रखा है। फ्राइड ने मन के 3 भेद बताए हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इस चट्टान से समझो साथियों, ये पूरी चट्टान किसमें है? पानी के अंदर है, पानी से भरी हुई चट्टान है इस प्रकार से। और ये जो बाहर दिख रहा है ना साथियों, ये आपको जो दिख रहा है, ये हल्का सा हिस्सा जो बाहर दिख रहा है आपको, ये तो कहलाएगा आपका चेतन मन। क्या कहलाएगा? चेतन मन, 1/10। और ये अंदर वाला जो पूरा भाग है, ये कहलाएगा आपका अचेतन मन, 9/10 है। और ये जो बीच वाला हिस्सा है ना साथियों, ये जो बीच वाला हिस्सा है आपका, ये जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर, ये कहलाएगा अर्ध चेतन साथियों। व्यक्ति की जागृत अवस्था, मन 1/10 कर लिया अपन ने, अचेतन वाला कर लिया। इच्छाओं, दमित इच्छाओं का भंडार होता है पीछे की तरफ आपके, वो अचेतन हो गया। अर्धचेतन दोनों के बीच की अवस्था, चेतन व अचेतन के बीच की अवस्था दोनों के कहलाता है। फ्राइड ने तीनों मनों को एक तुलना पानी में डूबी हुई चट्टान से करी, ये आपके चट्टान है। अगला देखिएगा, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि साथियों। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है, माता से प्रेम करते हैं इसके कारण में। लड़कों में क्या होती है? ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि होने के कारण में साथियों ये किससे प्रेम करते हैं? अपनी माता से प्रेम करते हैं लड़के। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो अपने पिता से प्रेम करती है। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि, जिसकी वजह से वो अपने पिता से प्रेम। लड़कों में ओडिपस ग्रंथि होती है, जिसकी वजह से वो अपने माता से प्रेम करते हैं साथियों। नार्सिसिज्म यानी स्वमोह है। शैशव अवस्था में बच्चे अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। नार्सी जंगल होता है, जंगल में प्यास लगने पर वो तालाब में गया, तालाब में देख करके साथियों ये पूरी की पूरी कहानी बनाई हुई है कि एक इतना सुंदर राजा था, वो जंगल में गया, जंगल में उसे प्यास लगी तो तालाब के किनारे गया, वो अपना चेहरा देख करके साथियों इतना मोहित हो गया कि वहां पर उसकी मृत्यु भी हो गई। इतना ये कहानी अपने साइकोलॉजी में बनी हुई है। आपको तो याद रखना है, नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वमोह साथियों। अगला देखो, ये मैंने लिख रखा है, शायद पीडीएफ आई नहीं। मूल प्रवृत्तियां 2 प्रकार की होती है, सिगमंड फ्राइड ने कहा है। एक तो जीवन मूल प्रवृत्ति, जहां पर आपको ऊर्जा मिलती है और निर्माण होता है आपके जीवन का। और मृत्यु कब होती है? जब विध्वंस वाली मूल प्रवृत्तियां आ जाती है और जहां पर आपका विनाश होता है। लिबिडो साथियों ये अपने बाल विकास में पूरा है, काम भावना के ऊपर आधारित है। और शैशव कामुकता भी किस पर आधारित है? काम भावना पर आधारित है। साथियों उम्मीद करता हूं आज की क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर ये वाले नोट्स आपको भी चाहिए तो आपको क्या करना क्या है? 8890620764 नंबर पे क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है साथियों। और आपको लिखना है कि साइको नोट्स, 21 रुपए का चार्ज रहेगा साथियों, पहले ही बता देता हूं। ये अपने प्री के अंदर तो अपने हर एक सब्जेक्ट 21 रुपए में दिया था कि पूरे सब्जेक्ट कुछ भी ले लो जो नोट्स बन रहे हैं वो सब 21 रुपए में एक साथ ही दिए थे। अब यहाँ पे साथियों अभी इसका डिसाइड नहीं है कि बाकी नोट्स 21 में देंगे या नहीं साथियों। अभी अपने पास साइकोलॉजी के बने हुए तैयार है, टीचिंग मेथड अपने पास लगभग कंप्लीट है, नवाचार पूरा कंप्लीट है, लेकिन उनके अभी अपन टेलीग्राम पे दे रहे हैं साथियों, यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। तो साथियों अभी भी समय है आपके पास में, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना आपको, अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, बस निरंतर 8 से 10 घंटे अगर आप कंटिन्यू देते हो अपनी पढ़ाई को तो साथियों मैं कह सकता हूं कि सफलता की सीढ़ी पर आपको चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर 8 से 10 घंटे कंटिन्यू दे देते हो साथियों तो अब ये सब छात्रों का सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि सर एग्जाम टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम आगे तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अरे वो बाद की बात है, भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, पोस्टें कम आएगी ज्यादा आएगी, वो सब बाद की बात है साथियों। अभी सीधा सीधा एक ही फोकस रखना है कि मुझे सफलता की सीढ़ी पर सबसे ऊपर जाना है। तो अभी आगे पीछे की चिंता छोड़ो और अपने लक्ष्य को, जिस प्रकार से अर्जुन को मछली की आंख दिखाई दे रही थी उसी प्रकार से आपको सिर्फ और सिर्फ रेट मेंस की तारीख दिखनी चाहिए, सिलेक्शन वाली एक पीडीएफ रोल नंबर आना चाहिए आपका। तो साथियों इसी उम्मीद में मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।